जब हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बराबरी, है ना? ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। पर क्या सिर्फ एक वोट का अधिकार मिल जाने से जिंदगी के हर मोड़ पर बराबरी आ जाती है? चलिए आज इसी वादे और इसकी हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होगी कांता की एक कहानी से। दिन है चुनाव का। तो देखिए, ये है चुनाव का दिन। कांता अपनी दोस्त सुजाता के साथ वोट डालने की लाइन में खड़ी है और उसके चेहरे पर ना एक अलग ही उम्मीद, एक खुशी है। और वो अपनी दोस्त से क्या कहती है? अरे सुजाता, देखो तो कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब इस देश के बराबर के नागरिक हैं और सब एक साथ वोट डाल रहे हैं। अरे जैन साहब भी तो हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। ये पल सच में उसके लिए बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। यहाँ कौन नहीं है? टीचर हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और कांता जैसी घरेलू काम करने वाली भी। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समाज के सारे भेद सब मिट गए हैं। अच्छा, ये जो बराबरी का एहसास है, ये आता कहाँ से है? ये आता है लोकतंत्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हर वयस्क नागरिक, मतलब हर अडल्ट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे वोट देने का हक है। और यही वो पावरफुल वादा है, एक व्यक्ति एक वोट, जो कांता को उस लाइन में खड़े हर दूसरे इंसान के बराबर महसूस कराता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, बराबरी का ये जो खूबसूरत एहसास था, वो धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। तो वोट डालने के बाद कांता अपनी असल जिंदगी में लौट आती है और यहाँ की हकीकत कुछ और है। उसकी बेटी बीमार है, उसे काम पर भी जाना है और फिर अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी अपने मालिकों से ही उधार मांगने हैं। जो सुबह की खुशी थी ना, वो अब फीकी पड़ने लगी है और उसके मन में एक सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्या वो सच में बराबर है? कांता की ये जो दुविधा है, ये इन दो तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, एक ही दिन है, लेकिन वो दो बिल्कुल अलग अलग लाइनों में खड़ी है। एक है सुबह की वोटिंग लाइन और दूसरी है शाम की सरकारी अस्पताल की लाइन। और इन दोनों लाइनों में जमीन आसमान का फर्क है। वोटिंग वाली लाइन में हर तरह के लोग थे, उसके मालिक जैन साहब भी थे। लेकिन अस्पताल की इस लाइन में यहाँ ज्यादातर सिर्फ गरीब लोग हैं। यहाँ उसे बराबरी का वो एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। और यहीं कांता को ये बात समझ आती है। वो सोचती है, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए तो लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तो उन्हें कभी ऐसी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो कांता की कहानी हमें आर्थिक असमानता, मतलब पैसों की गैर बराबरी के बारे में बताती है। लेकिन असमानता के और भी कई रूप हैं, ऐसे रूप जो किसी इंसान की गरिमा, उसकी इज्जत पर हमला करते हैं। अच्छा, अगली कहानी को समझने से पहले एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। दलित। ये एक ऐसा शब्द है जिसे तथाकथित निचली जातियों के लोग खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और ये शब्द उस गहरे भेदभाव को दिखाता है जिसका उन्होंने सदियों से सामना किया है और आज भी कर रहे हैं। तो अब हम एक जाने माने दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव पर नजर डालते हैं। ये उनकी आत्मकथा जूठन से लिया गया है। वो अपने बचपन को याद करते हुए लिखते हैं, मुझे क्लास में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी जमीन पर। कभी कभी तो इतना पीछे बिठाते थे कि मैं बिल्कुल दरवाजे के पास होता था। और हद तो तब हो गई जब चौथी क्लास में हेडमास्टर ने उनसे पूरे स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई। जरा सोचिए, वो छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा मैदान। वो लिखते हैं कि उसे साफ करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनकी गरिमा पर, उनकी इज्जत पर सीधा हमला था, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तकलीफ हुई। जाति के अलावा धर्म के आधार पर भी लोगों को बहुत भेदभाव झेलना पड़ता है। चलिए अब ऐसी ही एक कहानी देखते हैं अंसारी दंपत्ति की। तो अंसारी दंपत्ति शहर में किराए पर एक घर ढूंढ रहे थे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें एक अपार्टमेंट पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे ही मकान मालकिन ने उनका नाम सुना, उसने बहाना बना दिया कि हम नॉन वेजिटेरियन को घर नहीं देते। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में भी उन्हें ठीक यही बहाना सुनने को मिला। आखिर में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें एक अजीब सी सलाह दी कि वो अपना नाम बदलकर मिस्टर और मिसेस कुमार रख लें। लेकिन
उन्होंने अपनी पहचान छोड़ने से साफ मना कर दिया और इस सब की वजह से उन्हें एक घर ढूंढने में पूरा 1 महीना लग गया। ये जो कहानियां हैं कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, अंसारी दंपति की, ये हमें दिखाती हैं कि समानता के लिए लड़ाई एक बहुत लंबा और अब तक अधूरा सफर है। और ये चुनौती सिर्फ भारत की नहीं है। अमेरिका जैसे दुनिया के कई बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी लोग आज भी बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत जरूरी बात बताती हैं कि समानता संविधान में लिखे सिर्फ एक कानून से कहीं ज्यादा है। देखिए, कानून में बराबरी का होना ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, एक मजबूत नींव है। लेकिन असली बराबरी का मतलब क्या है? असली बराबरी तब है जब हर इंसान की गरिमा का, उसकी इज्जत का सम्मान हो। इसका मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इसका मतलब ये भी है कि हर किसी को आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके और संसाधन मिले। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सुनिश्चित हो कि हर इंसान को सिर्फ एक वोट का अधिकार ही न मिले, बल्कि समाज में उसे एक बराबर का मूल्य भी मिले।